और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले देखें, क्या भारत सरकार ने माना? हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को माना। विद डीप रिग्रेट इट हैज़ नाउ बीन ascertained दैट जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत एंड 11 अदर persons ऑन बोर्ड हैव डाइड इन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। शाम को 6:03 पर ये कन्फर्मेशन आई और यही कन्फर्मेशन हम मानेंगे, यही कन्फर्मेशन हम मानते हैं, इसी कन्फर्मेशन को ही हम आधार मानेंगे, यही हमारे लिए सच है। यदि यहाँ कुछ और लिखा होगा तो वही सच होगा हमारे लिए। ये इस लाइव की एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन है। हम सिर्फ उसको सच मानेंगे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस कहेंगी। वो अगर ये बोल देंगे जनरल बिपिन रावत अभी हैं, तो हम वही मानेंगे। ये बहुत क्लियर है। वी डोंट गो फॉर टीआरपी, वी डोंट रन आफ्टर द न्यूज़। हमें कोई ब्रेक नहीं करनी होती न्यूज़, कोई जल्दी नहीं होती है हमको। बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के, जो मेरे देश की सेना कहेगी, जो मेरे देश की सरकार कहेगी, वही हम भी दिखाएंगे, उतना ही दिखाएंगे, उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये शुरू से इस लाइफ की एक पद्धति रही है, एक परिपाटी रही है, एक प्रिंसिपल्स रहे। गुरु जी जूता मार दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सोल्जर्स नहीं हैं, और एक सोल्जर जो होता है उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद वो अपना काम करता है। वो मैदान से पीछे नहीं हटता, वो मैदान में रोता नहीं है, वो मैदान में एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करता है। हम लोग भी यहाँ किसी न किसी फ्रंट पर खड़े हैं। तो चलिए, एक बात तो कन्फर्म हुई कि 61 साल का ये गबरू जवान शारीरिक रूप से अब हमारे बीच में नहीं है, पर इनकी बातें, इनके मोटिवेशनल थॉट्स, इनका जज्बा आज भी हमारे साथ है, हमारे दिलों में है और कल भी रहेगा। सीने पे सजे हुए ये मेडल्स, वाह क्या बात है। तो ये वो 61 साल का जवान जो आई रिपीट, शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी, सॉरी, कोई 63 बता रहा है, कोई 64 कह रहे हैं, ऑल राइट, वट एवर इट इज़, जो आज हमारे साथ में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिलों में है, हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है और हमेशा रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग परेशान हैं। आज परेशान बहुत सारे लोग हैं। आज लगभग पूरी कैबिनेट परेशान है, ये भी परेशान है। ये सबसे ज़्यादा चिंता में होंगे और उनसे ज़्यादा चिंता में उससे ऊपर वाले हैं, क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी हो जाएगा। इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। तो ये अचानक से, एकदम से, कहते ना कि धक्का सा लग गया सबको। सो एवरीबडी इज काइंड ऑफ इन अ डिस्पेयर। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, क्योंकि भारत का क्षत्रप, भारत का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, सीडीएस, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो उनका जाना बहुत अखरेगा। और खासकर बिपिन रावत का जाना, जनरल बिपिन रावत का शारीरिक रूप से जाना, ये हमें क्यों अखरेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट नाइक मेरे जीजा थे, जय हिंद। ओहो, ललित कोहली जी कहते हैं लांस नायक विवेक कुमार इनके जीजा जी थे। भाई हैट्स ऑफ, सल्यूट ललित जी आपको और आपके पूरे परिवार को कि आपने ऐसे भारत माँ को सपूत दिए। बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव का क्षण है आपके परिवार के लिए। ऐसा सौभाग्य अच्छों को नहीं मिलता जो आपके परिवार को मिला है।
पूरे इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब की तरफ से हमारा सैल्यूट आपके परिवार को, आपके परिजनों को। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस वीडियो को देख लें। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और ये कहकर वायरल है कि ये जनरल बिपिन रावत के एक्सीडेंट का वीडियो है। ये बिल्कुल गलत है, ये फेक वीडियो है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है ही नहीं। ठीक है, ये भारत का हेलीकॉप्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो फेक है, इसको आप लोग समझ लें। इट इज़ अ फेक वीडियो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी भेजा, तो ये वीडियो फेक है। आप इसके चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, ये फेक था इसलिए दिखाया, असली कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ हम नहीं दिखाएंगे, ये क्लियर है। वीर भोग्य वसुंधरा, आज कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए, आइए देखें ज़रा। नंबर 1, जनरल बिपिन रावत, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल। तो ये लोग अब शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं, क्योंकि ये अमर हो चुके हैं और ये वो कर्जा है जो ये देश के ऊपर जब चढ़ा कर जाते हैं ना, तो इस देश के लोग अपने खून से भी इस कर्जे को पूरा नहीं कर सकते, इसको चुकता नहीं कर सकते। तो ये एक अलग ही माहौल होता है, एक जिसको बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारे लोग दुख में ज़्यादा होंगे। अफसोस तो ज़रूर है मुझे, लेकिन दुख नहीं, क्योंकि वो सब अपना काम पूरा करके गए। वो सब अपना काम पूरा करके गए, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपना काम छोड़ गया हो। लांस नायक बी साई तेजा, ये PSO थे CDS के। हाथ में इस बंदूक को देखिए और दृढ़ निश्चय इस चेहरे पर, इन आँखों में। ये बस इन्हीं की फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं, किसी की नहीं दिखाएंगे। दृढ़ निश्चय, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। ड्यूटी अनटू डेथ, मृत्यु तक, आखिरी सांस तक ड्यूटी करनी ही है। यही सिखाया जाता है हमारी सेनाओं में, यही हमारी डिफेंस फोर्सेस में सिखाया जाता है। और ये एक इसीलिए एक फ़ौजी जो है एक आम इंसान से बहुत अलग होता है, फौलादी होता है। CDS जनरल बिपिन रावत, पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। ये जलवा CDS बिपिन रावत का। क्यों बिपिन रावत रोज पैदा नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये कलेजा वर्ल्ड फोरम पर बैठकर, मालूम है एक एक शब्द इनका पूरी दुनिया में जाएगा, गूंजेगा। उसके बावजूद स्पष्टता के साथ, स्पष्टता देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए कितना, कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। फिर बाद में मत कहना। और करके दिखाया। पाकिस्तान को फ़ोन करके कहना पड़ा बस करो, रोको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 1.0 सरकार में, पिछली सरकार में कहा था कि पाकिस्तान को फ़ोन करके कहना पड़ा भैया रोको रोको रोको। इतना भुस भर दिया था, कहते ना पीतल भर दिया था देसी भाषा में। तो क्या बिपिन रावत कोई काम अधूरा छोड़ गए? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि काम तो हमेशा चलता रहेगा, काम कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जो करके गए उस काबिलियत को सलाम तो बनता है। सेना के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। NDA से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी, इसके बाद IIM देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए थे। रक्षा प्रबंधन में MPhil किया, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्ट्रैटेजी में MPhil किया। सैन्य मीडिया अध्ययन में, आप देखिए, सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD किया। 43 साल का अनुभव इनका रहा, 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आप सोचिए, व्हाट अ एक्सपीरियंस, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 43 साल का एक्सपीरियंस, बाप रे बाप।
लोग तो इतना जीते भी नहीं है, इतना तो उनको एक्सपीरियंस था। ऊंचा युद्ध क्षेत्र और आतंक विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ थे। पीवीएसएम, यूवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम पुरस्कार इनको मिले हुए थे, इससे सम्मानित थे ये, जो उनके छाती पर आपने जो मेडल देखे थे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां बिपिन रावत इन्हीं के खाते में जाती हैं। सीडीएस, जनरल बिपिन रावत। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी आक्रामक नीति भी इन्हीं की देन है। भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सेना में महिलाओं को एंट्री दिलाने में योगदान इनको जाता है। सैनिकों को मिलने वाली सुविधा बढ़ाने में भी भूमिका इन्हीं की है। तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी और तमाम सारी इनकी जितनी ये उपलब्धियां हैं, तो जनरल बिपिन रावत बेशक शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन अपना काम तो कर ही गए। जो लोग आज बहुत हंस रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि वो अपना काम तो कर गए जितना उनको करना था। जितनी रिले रेस है ना, तो बैटन वो भले ही दूसरे को पकड़ा गए, लेकिन अपनी स्पीड तो उनकी अच्छी थी, और जितना काम वो कर गए, मैं नहीं समझता कि उनको मैच करना किसी के लिए भी आसान होगा। सबसे बड़ी दिक्कत उस व्यक्ति के लिए होगी जो इसके बाद सीडीएस बनेंगे, क्योंकि उनको उनके साथ मैच करना होगा, और क्या वो मैच कर पाएंगे, क्या वो इतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो भी व्यक्ति आएगा। हालांकि हर एक सैनिक हमारे यहाँ उतनी ही प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, उतनी ही ताकत के साथ सब काम करते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात होती है, एक ऑरा होता है किसी का, एक ट्यूनिंग होती है सरकार के साथ में। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मोदी जी के साथ में, अजीत डोभाल के साथ में बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी। ये जो एक त्रिदेव थे, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए एक डिस्टर्बेंस तो आ ही गया, इसको तो मानना ही पड़ेगा। वो आदमी उस पद पर था जिस पद पर वो जो चाहे सो कर सकता है। देश में तख्ता पलट भी कर सकता है, सत्ता भी हथिया सकता है। यानी सोचिए, तिजोरी खुली है सामने, लेकिन उस तिजोरी की रक्षा करनी है, कब्जा नहीं करना उस पर। ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति, क्या छोटा सा एक आईएएस बन जाता ना, आदमी का दिमाग सड़ जाता है। ये देश के सर्वोच्च पद पर सीडीएस बिपिन रावत कितनी सामान्य और कितने सहज और कितने सुलभता के साथ उपलब्ध थे। ये इनको महान बनाता है। इनका काम तो इनको महान बनाता ही बनाता है। फर्स्ट काम, सबसे पहला जो होता है वो काम की बात होती है। काम इनका बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य था। इंसान के तौर पर भी ये उत्कृष्ट ही थे। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लुक एट हिज सिंप्लिसिटी, सरलता, गजब की सरलता। ये जनरल बिपिन रावत। एक और हमारे पास में इनकी फोटो, एकदम एक सामान्य व्यक्ति की तरह आराम से चाय का कप पकड़ा, और कोई बड़ा भारी कप नहीं है कि भाई ऐसा वैसा कप, वही कप है जो आपके घर में होता है। कप में बैठकर आराम से चाय पी रहे, ये इनको महान बनाता है। ये इनको महान बनाता है। काम तो अपना बेहतरीन किया ही किया इन्होंने। जो बेहतरीन काम कर सकते थे वो बेहतरीन काम किया। और ऐसा नहीं कि किसी एक जगह जाकर स्टेज मैनेज कर लिया हो। आइए ज़रा कुछ तस्वीरें इनकी मंदिर जाते हुए भी देख लें। ये देखिए, ये जा रहे हैं और अचानक से एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे में से आ गया और बोला, सर मुझे सेल्फी लेनी, ले लूं? हाँ, सिर हिला दिया, ले लो। देखिए, ये सिर हिला दिया, हाँ। एक सेल्फी ले लूं? हाँ ले लो, ये लो जी। इतनी सुलभता के साथ दुनिया का कोई सीडीएस कभी उपलब्ध नहीं हुआ जनता के लिए। ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जहां घेरा भी कोई व्यक्ति यदि तोड़ रहा तो रोकते नहीं थे कि भाई घेरा, और बल्कि अपने जो सुरक्षा घेरा इनका होता था उनको बोलते थे आने दो, जनता तो आने दो। ये होते हैं बड़े लोग। इनको कहा जाता है बड़े लोग, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिनकी विचार बहुत बड़े होते हैं, संकुचित नहीं होते, छोटे बुद्धि के नहीं होते। मैं तो ये हूं, मैं तो हूं। भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत का वजीर, भारत का सर्वोच्च सेनापति,
इसके बावजूद घमंड लोश मात्र का भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सीना झुक जाएगा, सीना उतना ही है, 56 इंची फौलादी। कोई देश इनके रहते भारत से टकराने की हिम्मत करने की सोच भी नहीं पाया। किसी को ऐसा सपना आया तो उठ के पानी पी के सो गए लोग, लेकिन भारत की तरफ देखा नहीं। मालूम था जनरल बिपिन रावत है, CDS बैठा वहाँ। चलिए, इसके बावजूद हंसने वालों की आज कमी नहीं थी। जैसे ही आया, अब देखिए ज़रा, यहाँ हंसने वाले भी आ गए। कौन है? खान इशू, लाफिंग इमोजी दिया है, ठीक है ना। खान इशू को यहाँ देख लीजिए, किसके साथ में, किसका शेयर किया खान इशू ने फोटो। ये खान इशू यहाँ हंस रहे हैं, खान इशू यहाँ पर है। बड़ा शर्मनाक है, बहुत शर्म की बात है कि एक पार्टी ने ऐसी विचारधारा कर दी है कि देश के सैनिक के लिए भी, चलिए हम मानते हैं, चलिए आप कोई CM हो, कोई PM हो, किसी पार्टी का होगा। वैसे तो CM PM किसी पार्टी के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं, फिर भी हम मान लेते हैं, चलो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनका तो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये तो जितना हमारे लिए जी रहे थे, उतना आपके लिए भी जी रहे थे। जितना हमारे लिए इन्होंने सीना आगे किया था कि गोली खाएंगे हमारे लिए, कि हमारे बच्चों को बचाएंगे, उतना ही आपके बच्चों को बचाने के लिए भी इन्होंने सीना आगे किया। उसमें तो कोई कमी नहीं। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं भाई यहाँ तो सिर्फ इतनों को ही बचाऊंगा मैं, तो पूरे देश को बचाऊंगा। ये कौन सी विचारधारा भाई? ये किस प्रकार की विचारधारा है? आप उसको ऑनर नहीं कर पा रहे जो आपको बचा रहा है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो। आप उसको ऑनर नहीं कर पा रहे। आप उस पर, आपको हंसी आ रही है, उस पर लाफिंग इमोजी आप दे रहे हो। ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान से भागे थे जब वहां की सेना ने हथियार डाल दिए थे, हवाई जहाज से टपके थे ऊपर से। ये वही लोग हैं। जब सैनिक जब हथियार डालता तब ये स्थिति होती है देशवासियों की। कुत्ते की तरह से भी कुत्ते से भी गई बीती जिंदगी हो गई। हवाई जहाज के टायर के नीचे रौंद दिए गए, गोली मार मार कर भगाया गया, गाड़ी चढ़ा चढ़ा कर भगाया गया। ये स्थिति थी। हमें गर्व होना चाहिए, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हमें ये ऐसा हमें ना कभी देखने को मिला, न कभी देखने को मिलेगा आने वाले 1000 सालों में भी। क्योंकि यहाँ हर बार कोई ना कोई जनरल बिपिन रावत पैदा होता है, होता रहेगा। आप एक पर ही खुश हो गए, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। इशू जी इतनी जल्दी खुश हो गए? तो साहब ये इशू खान है, जिस पार्टी के लिए ये काम करते हैं वो भी दिख रही है सामने। इशू खान हंस रहे हैं, लाफिंग इमोजी दे रहे हैं, और इनके तमाम सारे भाई और हैं। समीर मोहम्मद, क्या नाम पढ़ना, आपको नाम तो दिख ही रहे होंगे साहब। क्या नाम पढ़ना, किस किस के पढ़ें। आइए यहाँ भी आ जाइए, और लंबी लिस्ट है साहब, 28 लोगों की लिस्ट है। ये भी वही है। तो आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसी कैसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार की विचारधारा आती है? ये NDTV है साहब। इन्होंने न्यूज़ जैसे ही इन्होंने ब्रेक करी वैसे ही लाफिंग इमोजी आ गए इस पर, और ये रहे लाफिंग इमोजी। ये सारे के सारे लाफिंग इमोजी। आप देखिए मन में क्या पाप पल रहा है, जरा ये देखिए लोगों के। तो साहब ये देख लीजिए, ये हंसने वालों की लिस्ट देख लीजिए, बढ़ती चली गई समय के साथ, कम ही नहीं हो रही। लोड ज़्यादा था, तेजस हेलीकॉप्टर था, तेजस नहीं था भाई, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, वाह क्या बात है। अमीर सलीम, कर्मा, ओहो, नवाज अहमद, भारत इसकी निंदा करता। अच्छा ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है पूरी। तो ये स्थिति है साहब। 2.5 क्या, हमको लगता है 3 पर ही मोर्चों पर युद्ध करना पड़ेगा सेना को जिस दिन नौबत आई। कहते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी ने, दूसरे सेलिब्रिटी ने नहीं लिखा एक्सेप्ट कंगना रनौत, कि किसी और ने दुख प्रकट नहीं किया, श्रद्धांजलि नहीं दी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये बॉलीवुड जिनको आप हीरो बनाते हो ना, वो हीरो नहीं है। आप हिजड़ों को पकड़ के हीरो बनाते हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप ये पेटीकोट पहनकर नाचने वालों को, वो कॉमेडी शो देखो ना, औरत बन के पेटीकोट पहनकर आ जाते हैं, ढोलक गले में लटका के जिन लोगों को आप बनाते हो, आपका हीरो ये CDS जनरल रावत,
ये आपका हीरो होना चाहिए। आप अपने हीरोज़ को सही से नहीं चुनते हो। चूज़ योर हीरोज़ वाइजली, देश खत्म हो जाएगा वरना। अपने हीरोज़ को चुनो, अपने बच्चों को बताओ ये नाच गवैये नहीं है तुम्हारे हीरो, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, इस वर्दी के लिए पैदा हुए हो। अगर कोशिश करो मिल सके तो। ये भी आसान नहीं है कि गए और मिल गई, कोई नौकरी नहीं है ये। जनरल रावत का एक पुराना वीडियो देख रहा था, बोले कि लोग बोलते हैं कि नौकरी चाहिए हमको, सेना में आना है। नौकरी के लिए मत आइए सेना में। मैं भी आज यही कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, नौकरी के लिए मत जाइए, उसके लिए बहुत और जगह है। पैसा कमाना, बिजनेस कीजिए। देश सेवा के लिए जाना तो जाइए, बहुत फर्क है। चलिए, मोहम्मद अमर जी कहते हैं, सो सैड, मे रेस्ट इन पीस, डीपली सैडेंड न्यूज़, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज। मोहम्मद अमर। नीचे खुर्शीद अहमद आ गए, कहते हैं, मोहम्मद अमर कैसा कैसा मुसलमान है, शर्म करो, बताइए। और यहाँ पर भी लाफिंग इमोजी मौजूद है साहब। ये स्थिति है। अगर कोई सही रास्ते पर जा रहा है तो उसे भटकाने वाले 100 हैं। कह रहे तू तो गलत रास्ते पे जा रहा है, मतलब उसको शर्मिंदा करने वाले लोग मौजूद है कि तुम सेना के साथ कैसे खड़े हो सकते हो, भारतीय सेना के साथ कैसे खड़े हो सकते हो, हमको तो गद्दारी करनी है। ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसा बताने वाले। तो इनकी ही क्यों बात कर रहे हैं हम? हमारे पास तो और एक से बढ़कर एक है। आइए, ट्वीट डिलीट हो गया सर, ट्वीट डिलीट हो गया, पर ये रिटायर्ड भाई साहब हैं, सफ़ेद हो गए बाल, सिर पर पगड़ी लगा कर बैठे हैं। आप लोगों को कहीं भी वीडियो मिलता है ना कोई पगड़ी वगड़ी, हो तुरंत आप लोग बड़े इमोशनल हो जाते हो। कर्नल बलजीत बख्शी, रिटायर्ड। कर्मा हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, लुक एट दिस बास्टर्ड। और ये कहने को रिटायर्ड कर्नल हैं, और जब आदमी ऐसा लिखता है तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, लुक एट दिस बास्टर्ड। एक सिपाही के लिए भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन अपने ही देश के सर्वोच्च सेनापति के लिए यदि कोई ऐसा लिखेगा तो फिर वो सैनिक है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं सैनिक हूँ और मुझे देश के गद्दारों से निपटना आता है, हर लेवल पर निपटना आता है। और देखिए, सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब डोभाल की बारी। ओफो, बताइए साहब, क्या सोच है, क्या विचार हैं साहब इन लोगों के। ये हमारे देश में रहते हैं लोग। अभी डोभाल पे भी, जैसे मीट के ठेले पर एक कुत्ता खड़ा होता है ना, खुजली वाला, ऐसे खड़े हैं। इनको लग रहा है मीट के ठेले पे खड़े हैं। आपको और दिखाएं, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब लोग दिखाएं। आइए, पढ़े लिखे से मिलिए, आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ANI का ट्वीट, ट्वीट में लाफिंग इमोजी देने वाले फैज़ान राशिद, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस BHU, ये राशिद पर टैप किया और ये खुल गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IMS BHU, श्रीनगर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, फ्रॉम कुलगांव। यहाँ से पढ़े हैं ये, BHU से पढ़ के गए। ये पढ़ने तो यहीं आते हैं ये देश के गद्दार, और इनको लाफिंग इमोजी देना है। डॉक्टरी पढ़ के गए साहब, ये डॉक्टर भाई, इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पहले इनका दिमाग ठीक करने की आवश्यकता है। मधेपुरा यूथ कांग्रेस, हम उन्हीं की क्यों बात कर रहे हैं, इनकी भी तो बात कर लें। दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पारिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल CDS बिपिन रावत भी शायद। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID, ट्विटर ID, फेसबुक पेज और ID। आप इन IDs को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। अब इस दुनिया में नहीं रहें। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतनी भारत में दुर्घटना होना लाजमी। क्या बात है साहब। ये है इंडियन यूथ कांग्रेस मधेपुरा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं।
ऐसे भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, कमाल की बात है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों को देखकर कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। खैर, इफ यू वांट, नितिन शुक्ला लाइव, सीडीएस जे बिपिन रावत डाइज इन कुन्नूर चॉपर क्रैश। और देखिए और कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, जरा वो भी बताते हैं। Panag announces CDS Rawat's death 38 minutes ago. There hasn't been any official word yet, and Rajnath Singh is still to make any announcement. Why would Panag be so sure unless he knows something others don't? तो साहब पनाग साहब ने जो है पहले ही बता दिया, डिक्लेरेशन होने से पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया कि प्लेन क्रैश में बिपिन रावत नहीं रहे। माई सिंसियर कंडोलेंसेज टू फैमिलीज फलाना 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 फलाना। इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले बता दिया, ऐसा लोगों ने बताया। बहरहाल इन्होंने पहले बताया नहीं बताया वो एक अलग बात है, लेकिन हमको कुछ और देखना है। हमको ये देखना है कि इनके इस ट्वीट को उठाया किसने। आइए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग रिटायर्ड। आर पूरा लिखा करो पनाग, रिटायर्ड लिखा करो। RIP जनरल बिपिन रावत। 14:22 पर इन्होंने लिखा और 14:58 पर पाकिस्तान ने इसे शेयर कर लिया। सोचिए आप, तुरंत ही शेयर हो गया ऑलमोस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, हमको भी समझाओ कोई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का ट्वीट क्यों उठाता है? तो खैर, पहले इन्होंने बता भी दिया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने पटाख से उठा भी लिया। बॉर्डर के उस पार लोगों को इनके ट्वीट से जल्दी होती है और ये बताते भी जल्दी हैं। सबसे पहले मैं दे रहा हूं। चलो भाई, कमाल है, कमाल के लोग हैं। खैर, पूरे विश्व की खबर बन गए बिपिन रावत। आज बिपिन रावत, इंडिया टॉप जनरल, डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश। भारत का वजीर, भारत का सर्वोच्च सेनापति प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे। हाँ मालूम है, स्वीट कुकू जी, जानता हूँ। कहाँ हुआ? CDS बिपिन रावत डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश नियर तमिलनाडु कुन्नूर। वेलिंगटन एयरबेस में, सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहे थे, जहाँ से खुद भी निकले थे वेलिंगटन से, है ना। तो वहाँ अपना भाषण देने जा रहे थे, ट्रेनिंग सेशन कह लें, मोटिवेशनल स्पीच कह लें। आइए, IAF प्लेन क्रैश लाइव, 13 out of 14 डेड, मॉर्टल रिमेन्स टू बी ब्रॉट टू दिल्ली टुमारो। कल इनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। बिपिन रावत डेथ लाइव, CDS मॉर्टल रिमेन्स टू बी ब्रॉट टू दिल्ली टुमारो। PM मोदी ब्रीफ्ड एट CCS मीट। CCS मीट बुलाई तुरंत ही और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें ब्रीफिंग दी। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि जनरल बिपिन रावत के बारे में खबर नहीं लगी, खबर लगभग हमको भी लग गई थी, लेकिन हमने भी कुछ भी नहीं कहा सोशल मीडिया पे, एक डॉट भी नहीं लगाया। कोई ये नहीं था कि जल्दी है तो मैं सबसे पहले बता दूं, मुझे सबसे पहले खबर मिल गई। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार सरकारें इसलिए रुकती हैं, नहीं बताती जब तक दूसरा नहीं हो जाए। जब तक दूसरा हम अपॉइंट ना कर लें तब तक हम इसको ना बताएं, क्योंकि देश की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर होता है। आप सर्वोच्च सेनापति आपका, यदि उसको कुछ होता है तो आप इस बात को थोड़ा रोक कर चलते हैं, थोड़ा। तो क्या ये ऐसा पहली मतलब ये क्रैश क्या
फर्स्ट टाइम हुआ था नहीं। जनरल बिपिन रावत का इससे पहले 2015 में भी प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी हेलीकॉप्टर ही था, है ना। उस समय फॉर्चुनेट थे वो, इस बार इतने फॉर्चुनेट नहीं थे। तब नागालैंड के दीमापुर में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, नागालैंड के दीमापुर में 2015 में। तब बच गए थे, किस्मत वाले थे। पर इस बार नहीं बच पाए, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या वीआईपी मूवमेंट पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वीआईपी मूवमेंट, ये जो सुपर वीआईपी मूवमेंट था, क्या इनके साथ 2 प्लेन और नहीं चल सकते थे, 2 हेलीकॉप्टर और नहीं चल सकते थे, जिसमें एक में फर्स्ट एड से लेके एम्बुलेंस से लेके तमाम सारी चीज़ें होती, जैसे नॉर्मली जो जाता है कारकेट कैसा जाता है, उसमें आगे पायलट कार होती है, तो एक पायलट हेलीकॉप्टर हो सकता था, पीछे उसमें एम्बुलेंस वगैरह सारा कुछ रहता है ना। तो ये तो इसमें भी हो सकता था ना, अगर ये इतना और कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। ऐसा किया जा सकता था, करना चाहिए, कम से कम सीडीएस के लिए तो करना चाहिए, बाकी के लिए आप करो ना करो, ये बहुत आवश्यक था। लोग कहेंगे फालतू पैसा जा रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हज़ारों करोड़ के, लाखों करोड़ के घोटाले होने बंद हो गए, हम देश आराम से बस इस खर्चे को ले लेगा। कोई रोज़ उड़ने नहीं जाते, कोई रोज़ पिकनिक मनाने नहीं जाते सीडीएस, तो ये खर्चा किया जा सकता था, अब भविष्य में किया जाना चाहिए, सीडीएस के लिए किया जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए भी किया जाना चाहिए। सिंगल प्लेन जो उड़ाने वाली जो प्रथा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए भी किया जाना चाहिए। एक पायलट हेलीकॉप्टर, उसके पीछे ये, और उसके पीछे एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर या जो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर आप जो भी बोले, वो होना ही चाहिए। इन 3 के लिए तो कम से कम होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो आपको, जो देश के लिए जो इम्पोर्टेंट लगे, जो देश के लिए कीमती हो, जैसे जनरल बिपिन रावत देश के लिए कीमती थी, पोस्ट नहीं, व्यक्तिगत जनरल बिपिन रावत बहुत कीमती थे, इनके लिए ये खर्चा किया जाना चाहिए था, ये बहुत आवश्यक था। भविष्य में किया जाए, हम ऐसी गुहार लगाते हैं सरकार से। ये देश ऐसे नुकसान बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग गिद्ध की तरह से बैठे, बस यही होता रहे, ऐसा ही होता रहे। ये तो खुले खुले देश के गद्दार है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देश के सैनिकों से, देश के जवानों से मतलब है, देश की सेनाओं से मतलब है। जो देश की सेना के अगर विरुद्ध कोई खड़ा है, कोई भी खड़ा हो, फिर वो मेरा दुश्मन है, ये एकदम स्पष्ट बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस बार जितना नुकसान हो गया वो भविष्य में ना हो, इसके लिए मेहरबानी करके, जैसे आप ज़मीन पर एक पायलट कार लेकर चलते हैं, एक पायलट प्लेन आपके पहले चलना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना हो तो पायलट प्लेन पर हो, इसके बाद में आपका प्लेन हो, और उसके पीछे एक एम्बुलेंस प्लेन और होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कराई भी जाती हैं। ये कराई गई या नहीं कराई गई, इस बारे में भी अभी बात करेंगे हम। तो अब क्या ये प्लेन की खराबी थी, प्लेन में खराबी आ गई थी, हुआ क्या, कैसे हो गया, प्लेन की खराबी थी क्या, आइए देखते हैं। मैं नहीं कहता। जनरल रावत वॉज ऑन वेरी सेफ एयरफोर्स चॉपर, क्रैश स्टंट एक्सपर्ट्स, क्रैश से एक्सपर्ट भी हिल गए हैं, है ना। और वो एक्सपर्ट भी क्यों हिल गए, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर पे थे वो है MI-17 V5। अब MI-17 V5 को ज़रा आप समझ लीजिए कि ये है किस लिए। ये स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए गया है कि ये माउंटेन्स जैसे टेरेन में काम करे, और पहाड़ियों के बीच में, कम विजिबिलिटी में, अंधेरे में, नाइट विजन इसके अंदर लगा हुआ है, उस सब में काम करने की कार्यकुशलता इसके अंदर थी, इस प्लेन के अंदर। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेन, सेफेस्ट प्लेन है, भारतीय वायुसेना का सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है। इतना अच्छा प्लेन था। अब आइए ज़रा यहाँ देखते हैं। द MI-17 इज द लेटेस्ट ट्विन इंजन, सिंगल इंजन नहीं है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, ऑल राइट। रशियन मेड MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इज यूज रेगुलरली फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया था इसको। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज इन एनी टोपोग्राफी एंड वेदर, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चॉपर्स यूज बाय इंडियन डिफेंस फोर्सेस। सबसे पावरफुल है ये, सबसे पावरफुल। यहाँ तक कि इतना पावरफुल है
ट्विन इंजन है, सबसे सेफेस्ट है, 2 इंजन है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इतना पावरफुल और इतना सेफेस्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसी प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा प्लेन नहीं इस्तेमाल करते, इसी चॉपर को इस्तेमाल करते हैं, इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एडवांसमेंट क्या, इसमें पहले क्या था, इसका जो डैशबोर्ड था ना बहुत बहुत डाइसी था, बहुत कहना चाहिए ना हौच पौच वाला था। इसको चेंज किया गया, इसको बदला गया, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स थे, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, तो बहुत सारे कंट्रोल्स को, कई सारे कंट्रोल्स को एक में किया गया, 4 कंट्रोल्स को सिंगल उसमें किया गया, जो डिस्प्ले बोर्ड थे उनको बदला गया, तमाम सारी चीज़ें की। और तो और इसकी जो विंडशील्ड है उसको बड़ा किया गया, उसको डोम को, कि बहुत सारा दिखे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो इस हेलीकॉप्टर में जो इसको चला रहा है उसके लिए। बहुत सारे चेंजेस किए गए इसमें, तमाम सारे चेंजेस में इसमें जो सैन्य हथियार लगाए गए वो भी बदलाव किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर ख़राब वेदर के लिए एडवांस अलार्म सिस्टम, एडवांस वार्निंग सिस्टम था, इसमें रेडार सिस्टम इसका खुद का इसके अंदर था। इसके अलावा आग न लगे इसके लिए भी इसके अंदर सिस्टम था, टैंक ना फटे इसके लिए टैंक के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग दी हुई थी, और उसके बीच में, जैसे कहते हैं ना आपका थर्मस होता है, उसके बीच में पॉलीयूरेथिन फोम था, पीयू फोम, यानी पूरी तरह से वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट सेफ हेलीकॉप्टर इट वाज। ये भारतीय वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर है आपके सामने। बुलेट प्रूफ इसमें प्लेट्स दी गई थी ताकि अगर नीचे से कोई मारे तो मार ना सके, तमाम सारी चीज़ें। डोर बहुत बड़ा था जिससे कि फटाक एंट्री और खटाक से एग्जिट हो जाए, बहुत सारे सैनिक एक साथ चढ़ पाए और एक साथ उतर पाए, राइट। बुलेट प्रूफ इसके ग्लासेस थे, सब कुछ था। बेहद ताकतवर माना जाता है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिस पर अपने दलबल के साथ सवार थे CDS रावत। जाने उसके बारे में सब कुछ। तो बहुत सारी इसकी खूबियाँ, बड़ा बहुत है, लगभग 12.5 स्क्वायर मीटर इसका जो है इसकी जगह है, इसके अंदर तमाम सारी और खूबियाँ हैं। 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है, 4 टन का भार ले जाता है, बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। इतनी सारी खूबियाँ हमें बताई गई, इतनी सारी खूबियाँ मैंने इसकी देख ली कि एक बात समझ में नहीं आती, जब इतनी सारी खूबियाँ हैं तो आखिर फिर ये क्रैश हो कैसे गया, कैसे क्रैश हो गया। MI-17 V5 का ग्लास कॉकपिट अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, नाइट विजन उपकरण, एक ऑन बोर्ड वेदर रेडार और ऑटो पायलट सिस्टम शामिल है। बताइए इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है क्रैश हो सकता है इतनी आसानी से? इस सब के बावजूद क्या बचा भाई? ग्लास कॉकपिट में अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है, नाइट विजन उपकरण है, ऑन बोर्ड वेदर रेडार है और ऑटो पायलट सिस्टम शामिल है। अभी इसके बाद भी ऐसा लगता है कि क्रैश हो सकता है, गलती हो गई। लोग, बहुत सारे लोग एक मतलब जो बातें आ रही की वेदर खराब था, तो वेदर से तो निपटने का इसमें ऑलरेडी सारा प्रोविजन दिया। इसी बात का ये हेलीकॉप्टर है भाई कि खराब वेदर में और अंधेरे में उड़ने की इसके अंदर क्षमता है, नाइट विजन है इसके अंदर, ये खराब वेदर में उड़ सकता है, बादलों में उड़ सकता है, ये अपने टास्क हर हाल में पूरे कर लेगा। और ये पहाड़ों में, हाई एल्टीट्यूड में, खासकर पहाड़ों में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसी बात का है ये हेलीकॉप्टर, किसी और बात का नहीं। ट्विन इंजन है, एक फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से काम बन जाएगा, फिर भी क्रैश। बात सिर के ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आया। पहले इस हेलीकॉप्टर के बारे में और देख लेते हैं। 12.5 मीटर स्क्वायर, यानी 12.5 स्क्वायर मीटर का इफेक्टिव स्पेस है। 23 क्यूबिक मीटर जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 23 क्यूबिक मीटर में जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, स्लाइडिंग डोर, रिपेलिंग एंड पैराशूट इक्विपमेंट, सर्च FLIR सिस्टम एंड इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम, तमाम सारी चीज़ें इसके अंदर, इतनी खूबियाँ हैं इसके अंदर कि भाई समझ में नहीं आता ये इसके जैसा प्लेन कैसे हो गया। और सिर्फ इतना नहीं, भारत ने इसमें कस्टम
इंटीग्रेशन करा था KNIE 8 एवियोनिक्स सूट का। तो इतने सब के बावजूद ऐसा एक्सीडेंट थोड़ा समझ से बाहर है। स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी इस हेलीकॉप्टर की, जो लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि शायद इसकी गलती से उसकी गलती से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकने में सक्षम, पहाड़ों के बीच, सकरे पहाड़ों के बीच काम करने में सक्षम। ये युद्धक हेलीकॉप्टर है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला है। सोचिए आप किस लेवल का हेलीकॉप्टर होगा। और ये इतनी आसानी से क्रैश हो गया, गले के नीचे उतरती नहीं है बात। जो हेलीकॉप्टर की लिस्ट है उसमें टॉप में आने वाला, टॉप 3 में आने वाला हेलीकॉप्टर, इसके बावजूद ऐसा हो गया। बात गले के नीचे नहीं उतरती तो क्यों, आखिर ऐसा कैसे हो गया? आइए जरा देखें कहां इसमें दिक्कत थी, किसने बनाया। The Mi-17 V5 supplied to India are amongst the most technically advanced helicopters of Mi-8/17 type, incorporating the best engineering solution of previous generation according to Rostec. Each Mi V75 has a complex navigation and electronic display KNEI 8. ठीक है। In this, the numerous indicators of various information are replaced with 4 multifunction displays. अलग अलग इंडिकेटर थे, सारे हटा दिए, 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगा दिया। अनलोडिंग द डैशबोर्ड एंड ग्रेटली फैसिलिटेट्स द वर्क ऑफ द क्रू। सो इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइज द प्री फ्लाइट चेक ऑफ द हेलीकॉप्टर विद ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसर्स कनेक्टेड सिस्टम अवेलेबल ऑन अ सिंगल मॉनिटर। भाई इतना कुछ तो हमने इसमें बदलाव करवा लिया, ये भी तो राफेली बनवा लिया, इतना कुछ बदलाव करवा लिया। इतने छोटे 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 डिस्प्ले दिए थे, उसकी जगह मल्टी फंक्शन डिस्प्ले 4 लगा लिए। वो जो कचरा पट्टी थी वो सारा उसकी जगह बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम कर लिया। प्री फ्लाइट चेक वो भी आ गया, सब कुछ तो आ गया। फिर क्या दिक्कत थी, कहाँ ऐसी दिक्कत आ गई भाई? In addition, the helicopters are equipped with modern powerful engines which significantly extends the capability for transportation of heavy bulk loads. ठीक है ना। नीचे आइए, the night vision Google compatibility enables its unhindered operation even during low visibility and dark conditions. लो विजिबिलिटी में काम करेगा। लोग कह रहे हैं मौसम खराब है, ये तो बना ही खराब मौसम के लिए, बना ही खराब मौसम के लिए। तो मौसम खराब में जो काम करेगा सर, या मौसम खराब के लिए युद्ध रोक के बैठ जाएंगे? ऐसे ही खरीदे जाते हैं, जो युद्ध के लिए सामान खरीदा जाता है यही देखकर खरीदा जाता है। जब मौसम खराब है तब क्या करेंगे? तो अगले को तो एडवांटेज हो जाएगा, खराब मौसम में ही ठोक देगा वो आपको आके, बोले बादल वादल में बहुत बढ़िया मौका है, बिजली कड़क रही है, ठोक दो इनको जाकर। तो ये सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। इस चीज़ को हम दिमाग से निकाल लें कि ये कूड़ा कचरा था, ऐसा हमें तो नहीं लगता कम से कम। 2012 से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि 2011 से डिलीवरी शुरू हो गई थी ना तमाम सारी चीज़ें, उससे पहले भी इक्का दुक्का। तो मतलब कुल मिला के 2008 के आसपास हमने पहला ऑर्डर प्लेस किया था। सेना को बहुत पसंद आया, सेना ने और मांगे तो और ऑर्डर प्लेस किए गए और अधिक खरीदे गए। अब जनरल बिपिन रावत की जरा एक बात सुन लें, लेकिन उससे पहले किसी ने बोला कि कितने क्रैश हुए, आइए अब तक देख लेते हैं कितने क्रैश हुए जब से आए हैं तब से लेकर आज तक। नवंबर 19, 2010 इंडियन एयरफोर्स M17 हेलीकॉप्टर क्रैश नियर तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, किलिंग ऑल 12 पीपल ऑन बोर्ड। 2010 में एक क्रैश हो चुका जिसमें सभी 12 लोग इसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगस्त 30, 2012 में एक और क्रैश हुआ। 2010 में क्रैश हुआ, सब लोग खत्म हो गए। 2012 में भी ऐसा ही क्रैश हुआ था। 2 Mi-17 इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स कोलाइडेड एंड क्रैश्ड ओवर सम्राट विलेज इन गुजरात। द हेलीकॉप्टर्स had taken off from Jamnagar Airways and were on a routine flight training mission. There were 9 personnel on board and all succumbed to injuries, the defense ministry said. तो आपस में भी टकरा गए,
आपस में भी टकरा गए, नॉर्मल क्रैश भी हो गया, इसमें वही वाला था, ये भी पहाड़ों में ही क्रैश हुआ था, ये आपस में टकरा गए। इसके बाद और क्या हुआ, रेस्क्यू मिशन पे गए थे 2013 में, ठीक है ना, गुप्तकाशी ऑन रिटर्न फ्रॉम केदारनाथ इट क्रैश्ड ऑन नॉर्थ ऑफ गौरीकुंड, 8 पर्सन ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 5 क्रू मेंबर्स सस्टेन्ड फैटल इंजरीज, बच गए थे लेकिन इन 2 में खत्म हो गए थे। 2017 में फिर क्रैश हुआ, यानी 10, 12, 13 और 17, 7 IAF personnel were killed when Mi-70 helicopter crashed in a high altitude area near Tawang in Arunachal Pradesh while on its maintenance sortie. The post was not connected by any road. ठीक है, मेंटेनेंस के दौरान 17 में चलो ये एक्सीडेंट हो सकता है, इसको मान लेते हैं। 18 में फिर एक्सीडेंट हुआ, Mi-17V helicopter was undertaking a state government from Guptkashi to Kedarnath, crashed near Kedarnath. Accident occurred while helicopter was landing near the helipad. All 6 crew members were on board were safe. ये हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग हुई इसकी 2018 में, ठीक है ना। 2019 में एयरफोर्स गॉट एयरबोर्न फ्रॉम श्रीनगर एयरफील्ड टू रूटीन मिशन, द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड विद इन 10 मिनट्स नियर बुडगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल 6 एयर वॉरियर्स ऑन बोर्ड सफर फैटल इंजरीज, ठीक है। तो ये स्थिति थी, ये अब तक जो आपने जब से लिया है तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, तब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आज एक 7वां, टोटल 7 क्रैश हो चुके हैं, जिसमें पूर्व में 3 पहले से थे, तो 7 में से 4 अब ऐसे हो गए जिसमें सभी की जान चली गई। इतनी सारी आपने इसमें ये देखा कि इतने एक्सीडेंट इनके हुए अभी तक, कितने हैं भारत के पास, ये बड़ा सवाल है। MI सीरीज़ के कितने हेलीकॉप्टर्स हमारे पास में हैं, तो ज़रा इसको भी देख लें। 80 हेलीकॉप्टर्स का डील 2008 में हुई थी, इसके बाद 36 की दोबारा हुई, 36 डिलीवर हो गए सॉरी, फिर दोबारा से डील हुई, तो कुल मिला के जो MI ये वाले जो हमारे पास में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इस वक्त, ये तकरीबन 160 MI-17 जो V5, ये 160 हेलीकॉप्टर्स ये वाले हैं, ठीक है। अब क्यों हमको लगता है कि कुछ हो सकता था, किस किस की आंख में खटक रहे थे जनरल साहब, सुनिए। What we want, we will not budge because we are concerned about Chinese reoccupying these positions, and now that this thing happened in April 2020, the escalation happened. Now there is suspicion on both sides, and we are now more suspicion because once bitten, twice shy. We are not going to allow our guard down at any time, and we will make sure that we are able to reach out back to our position in a time frame which is faster than the Chinese, certainly not later than them. So that is where in some areas you find that the de-escalation process, disengagement process has been slow. I now come to the de-escalation process. Now, तो स्पष्ट रूप से कह रहे भाई हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत से, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उतना ही पीछे हटेंगे जहाँ कि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, चाइना किसी भी समय में वापस आएगा, तो यदि चाइना वापस आएगा तो कम से कम उससे पहले हम वहाँ पहुँच जाएं, इसलिए हम ज़्यादा पीछे नहीं हटेंगे, उतना ही रहेंगे, वहीं अड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये चाइना के लिए चिंता की बात थी। de-escalation process implies both sides have amassed large number of troops on each side of the line of actual control, maybe in some depth areas. Chinese have started building some kind of permanent infrastructure. When you build tunnel defenses, when you build silos for storing your ammunition and weapon systems, these are permanent in nature. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. We have also inducted some troops into Ladakh. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. We have also inducted some troops into Ladakh and other forward areas. We are not going to move out from there and will not allow de-escalation till we find that there is some kind of a settlement with the Chinese and they are willing to take back troops and fall back to original situation as existed in April 2020. But as of now, I would say de-escalation appears to be far-fetched because the kind of infrastructure that the Chinese have developed, the kind of infrastructure and induction of troops that we have carried out, it will take a long time to reach status quo.
लंबा समय लगेगा, चाइना पीछे नहीं हटेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। चाइना परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है तो डी एस्केलेशन फिलहाल तो दूर की कौड़ी है, डी एस्केलेशन नहीं होने वाला है। चाइना और भारत के बीच तनाव जारी रहेगा। चाइना के लिए बहुत आंखों में कांटे की तरह चुभते थे जनरल बिपिन रावत। 11 नवंबर 2021 का दिखा रहे हैं हम आपको, आगे सुनिए और क्या कहा। So I think disengagement is likely and will happen, but this kind of de-escalation will take time. So that's interesting. You're making a distinction between disengagement and de-escalation, and what you're saying is that let's forget about this de-escalation for the time being. That's right. So what is the time period then that you're sort of looking at for de-escalation? Is it, let's be a little direct, is it completely off the table now? No, it is not completely off the table. We are saying that, in fact, we've said, can we do disengagement and de-escalation simultaneously? Well, our thought process is we should not do it simultaneously. First should be disengagement, so that at least the cross proximity positions are taken care of. There is no fear about re-escalation of the situation or coming back to same positions. Once that is resolved, then we can look at de-escalation. To say that, Indian Army cannot maintain troops at this altitude and we will have a problem, well, we have no problem. We maintained them last winter. We are quite capable of maintaining them this winter and in times to come. Government has given up adequate resources to make sure that our troops are comfortable. Our stocking is going on at a very rapid pace. In fact, we've already stocked for the winter for the entire lot. We've got adequate resources to combat the adversary should he indulge in any misadventure. And of course, for our Air Force to induct, it is very easy. In fact, our Air Force can operate from bases which are along the valley floor. So we have a tremendous advantage vis-a-vis our adversary in most of these areas. दोबारा सुनिए इस बात। Say that, Indian Army cannot maintain troops at this altitude and we will have a problem. Well, we have no problem. We maintained them last winter. We are quite capable of maintaining them this winter. भारतीय आर्मी को वहाँ रुकने में समस्या होगी, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछले साल सर्दियों में हम वहाँ रुके, इस बार भी हम रुकेंगे, रुक रहे हैं। और क्या तैयारी सुनिए। And in times to come, government has given up adequate resources to make sure that our troops are comfortable. सरकार ने बहुत उपाय कर दिए, हमारे ट्रूप्स कंफर्टेबल रहे, उनको सर्दी ना लगे, उसके पूरे उपाय कर दिए। Our stocking is going on at a very rapid pace. In fact, we've already stocked for the winter. हमने विंटर्स के लिए पूरा स्टॉक मंगवा के रख लिया है। For the entire lot, we've got adequate resources to combat the adversary should he indulge in any misadventure. And of course, for our Air Force to induct, it is very easy. In fact, our Air Force can operate from bases which are along the valley floor. So we have a tremendous advantage vis-a-vis our adversary in most of these areas. So if it comes down to a war of attrition, we're well prepared. That's what you're saying. We're well prepared, and we're not in any hurry to de-escalate either, because we can maintain our forward positions. Yes, I think, you've heard this from the Chief of the Army Staff, you've heard this from the Chief of the Air Staff, and of course from the Chief of the Naval Staff. We are well prepared for any misadventure by our adversary on the border or in the high seas. So no other Galvans will happen, because सब एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम हर तरह से तैयार हैं, हर प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जो भी मिस एडवेंचर करेगा, जो भी इस बात को सोचेगा कि हम भारत के साथ कुछ करने की प्रयास करें। अब समझिए क्यों ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात इसलिए थी क्योंकि चाइना का अरबों खरबों रुपया यहाँ बर्बाद हो रहा था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, चाइना की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हमने पहले भी बताया, चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई। कंपनियां वहाँ एक के बाद एक डूब रही हैं। जितनी कंपनियां थी वो धीरे धीरे करके डूब रही हैं, लोगों से छीनी जा रही हैं, चाहे वाली बाबा हो, चाहे तमाम सारे और हो। आपको याद होगा, हमने अपने ही लाइव में दिखाया था एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी डूबने वाली, जिसकी वजह से रिसेशन आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, चाइना की स्थिति, माली हालत अच्छी नहीं, और ऐसी खराब माली हालत में आप उसके अरबों रुपए फुकवा रहे हो क्योंकि चाइना तो तैयार था नहीं। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। अब चाइना ने जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाए भी हैं, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल का काम है।
क्योंकि जो टेरेन है वो इतना ईजी नहीं है। तो चाइना का अरबों रुपया फूक गया सिर्फ एक कारण से, क्योंकि भारत में CDS एक ऐसा बैठा हुआ था जो प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार काम कर रहा था, जो उतना ही अक्खड़ था जितने मोदी है, जिसने कहा 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। लोगों ने बहुत झूठ चलाए, पर सच ये है कि भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और भारत सर्दियों में भी वहाँ डेरा डालकर बैठ गया, जिससे चाइना को बहुत लंबा नुकसान हो रहा था। सिर्फ इतना नहीं है, जनरल रावत ने सिर्फ चाइना को परेशान नहीं कर रखा था, सिर्फ चाइना की सीमा पर सैनिक तैनात नहीं थे, सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर भी तैनात थे। समझ में दोनों को ये नहीं आ रहा था कि कब किसकी लंका लग जाएगी, चाइना की बजेगी या पाकिस्तान की घंटी बज जाएगी, दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था। और इस सब के बीच अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो वो, जैसे एक सज्जन ने कमेंट किया, बहुत समझदारी भरा कमेंट है, वो US को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि US वो देश है जो लगातार, जिसका नाम बार बार आता रहा, चाहे हमारे यहाँ से साइंटिस्ट गायब हुए उसमें भी US का कहीं ना कहीं हाथ देखने को मिला, चाहे हमारे यहाँ से इससे पूर्व में और भी कुछ चीज़ें हुई। और हम ये नहीं भूल सकते कि जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं वो भी, हमने आपसे बताया, इस देश, जब देश की बात होती है तो कोई दोस्त नहीं है हमारा, इस पूरी दुनिया में हम अकेले हैं। और शतरंज की एक बिसात पर हम भी खड़े हैं जहाँ शय और मात का गेम चल रहा है, इसलिए कोई आपका नहीं है, आपको अपने देश को खुद देखना है, खुद संभालना है। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बाहरी हाथ हो सकता है, डेफिनेटली इसके पीछे बिल्कुल बाहरी हाथ हो सकता है, इसमें कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है, क्या ये बात सामने आएगी कभी? कभी नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल भी कभी सामने नहीं आएगी। 2 कारण हैं इसके, इसको समझ लीजिए। पहली बात, यदि बाहरी हाथ है तो कोई देश इसको कबूल नहीं सकता, भारत भी नहीं कबूल सकता, क्योंकि आपके क्षत्रप, आपके सर्वोच्च सेनापति को यदि कोई दूसरा मार सकता बाहर से किसी भी तरह से, वो चाहे उन्होंने सिस्टम जैमिंग करी हो, कुछ भी किया हो, XYZ कुछ भी किया हो, तो ये कोई भी देश नहीं मानेगा। तो जब मानेगा ही नहीं तो फिर हम इस लाइव पर इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं देशवासियों के साथ में, उसको भी बताते हैं। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आपके पड़ोसी देश या आपके उन देशों में किसी देश में कोई बड़ी घटना हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसके तार सीधे सीधे यहाँ से जुड़े थे और हिसाब चुकता हो गया। और अगर बड़ी घटना नहीं होती तो आप ये कभी नहीं, ये शायद पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आएगा कि इसके पीछे क्या असल वजह थी, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इतने बेहतरीन पायलट के साथ में जनरल CDS, जो देश के CDS हैं, वो इतनी आसानी से कोई ऐसी छोटी सी दुर्घटना में, जरा सा अगर मौसम ख़राब है तो उसमें ऐसा संभव कम से कम गले के नीचे। और ये नहीं कहते कि ऐसा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, हम भी कयास ही लगा रहे हैं आपके साथ में कि हाँ, ऐसी संभावना लगती है कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ लगता है। और वो गड़बड़ है भी यदि सरकार को मालूम भी चल गया तो सरकार शायद आप तक तो कभी नहीं कहेगी, आप तक तो शायद कभी नहीं मालूम चलेगा ये। हाँ, पता तब चल जाएगा जब दूसरे देश में कहीं कोई बड़ी घटना होगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये घटना हो गई। बहरहाल आज पाकिस्तान तो बिल्कुल खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा होगा, पागल हो चुका होगा। बाजवा तो बिल्कुल इस समय लौट चुके होंगे पी पी आके, क्योंकि उसने सपने में नहीं सोचा था कि भाई ऐसा हो जाएगा। पर बहरहाल बाजवा हो या कोई और हो, या चाइना हो या अमेरिका हो, एक बात बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर सभी सुन लें कि यहाँ एक बिपिन रावत नहीं है, भारत माँ ने ऐसे हज़ारों बिपिन रावत पैदा किए, और एक नहीं दूसरे बिपिन रावत फिर आएंगे, फिर ये चीज़ दोबारा शुरू होगी। और भारत उतनी मुखरता के साथ अभी भी जब खड़ा, जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहेगा, आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये उम्मीद लगाना कि एक व्यक्ति को हटाकर आपने कोई बहुत बड़ी तोप चला ली, ये शायद गलतफहमी है उनकी। बड़े इत्तेफाक की बात है कि कुछ ही दिन पहले अभी हमने बताया था आपको कौन कौन सी चीज़ें भारत अभी ज़्यादा खरीद रहा है। हवाई जहाज़ जिसमें सबसे ऊपर नंबर पे था, टैंक्स बहुत कम हो गए थे क्योंकि टैंक अब हमने बनाने शुरू कर दिया। और मैंने आपसे कहा था ये जो हवाई जहाज़ की जो इतनी लंबी पट्टी जा रही है, ये जो इतना लंबा जा रहा है, ये भी छोटा होने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, इतनी बड़ी कि इसको हम भूल नहीं पाएंगे। जनरल रावत जिस प्रकार से, जिस स्पीड से काम कर रहे थे, वो स्पीड को रोकने का प्रयास किया गया, एक चेन पुलिंग की गई है चलती हुई गाड़ी में। फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, जो लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी डीरेल हो जाएगी, वो नहीं होने वाली है, गाड़ी तो फिर से चल पड़ेगी, बस थोड़ा सा, मतलब यूँ कहें कि थोड़ा सा डिले हो गया।
जो काम कोविड के पहले होना था वो कोविड के कारण डिले हुआ, फिर सेकेंड वेव के कारण डिले हुआ, फिर अभी थर्ड वेव के कारण फिर थोड़ा बहुत डिले होने वाला। अब जनरल बिपिन रावत के कारण और डिले हो जाएगा। तो शायद मोदी जी की किस्मत में नहीं, शायद वो काम कोई और करेगा, या हो सकता है शायद मोदी जी की किस्मत में हो, शायद इसके बाद हो, क्या मालूम सर। इनके मेंटेनेंस के लिए भारत में ही फैसिलिटी खोली गई थी, भारत में ही फैसिलिटी दी गई इनके मेंटेनेंस के लिए, इनके ओवरऑलिंग के लिए, है ना। तो हो सकता है, संभावना ऐसी भी हो सकती है ना, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ था। कुछ हवाई जहाज़ ऐसे थे जिनका बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। भारत ने खुद ने उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए और उसको जो है उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतने टेक्निकल होते हैं कि यदि आप इसमें बाहर का कुछ भी लगाएंगे तो ये मेल फंक्शन कर जाते हैं। अब ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें रखी जाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप मोबाइल, जो आप एंड्रॉयड मोबाइल लिए हो, जब आप लाते हो बहुत फास्ट चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक थोड़े दिनों में ये स्लो हो जाता है, फिर बहुत आपको इरिटेट करने लगता है। कोई भी चीज़ खोलने जाओ बहुत लेट खुलती है, आपका मन करता है आप इस मोबाइल को तोड़ दो, अल्टीमेटली आप मोबाइल बेचकर दूसरा लेते हो। आप जानते हैं क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल आपको एक अपडेट भेजता है कि आपका सिस्टम अपडेट हो गया है। आप खुशी से उस अपडेट को डाउनलोड करते हो कि अब इससे मोबाइल और अच्छा चलेगा, पर असलियत ये होती है हर वो अपडेट आपके मोबाइल को हर बार 20 से 25% स्लो करता चला जाता है। इसलिए जब आप उसको रीसेट करते हैं, रीसेट मोड पे लाते हैं, तो हवा फिर से एक बार दोबारा अच्छा चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐप खोलने जाते हो, वो कहता है इसका अपडेट अवेलेबल है, इसको अपडेट कर लो। जैसे ही आप मोबाइल चलाने जाओगे वो कहेगा अपडेट अवेलेबल है, अपडेट कर लो। और जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे नई ऐप्स चलेंगी नहीं। तो इसमें ऐप वाले और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब मिले होते हैं। और ये कोई आज से नहीं चल रहा सर, ये कंप्यूटर के ज़माने से चल रहा है कि धीरे धीरे करके प्रोग्राम को बड़े करो, उनसे हार्डवेयर की इंडस्ट्री चलती है, हार्डवेयर की इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर की चलती है। तो ये सारे लोग हैंड इन ग्लोव होते हैं जो आपकी जेब से इस प्रकार से पैसे निकालते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार से है। आज सिर्फ बिपिन रावत ही नहीं खोया आपने, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ बस बिपिन रावत ही चले गए। आज आपका एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिस पर शायद आपकी नज़र नहीं गई, है ना। उस बड़े नुकसान की भी बात कर लें। डॉक्टर सुरेश जाधव, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आपको वैक्सीन बना कर दे रहा, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डॉक्टर सुरेश यादव। 72 साल के थे। आज ये भी इस दुनिया में नहीं रहे, ये भी अलविदा कहकर चले गए। तो ये एक और झटका हमारे लिए है कि इस पर लोगों की आज ध्यान नहीं गई, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का कद बहुत बहुत बड़ा है, इस वजह से लोगों की निगाह इस पर नहीं गई। तो ये है। और जो लोग भारत को कमतर बताते, जो भारत की वैक्सीन को भी कमतर बता रहे थे, उनके लिए खबर लाया हूँ। हम शुरू से कह रहे थे भारतीय वैक्सीन सबसे बेहतरीन वैक्सीन है पूरी दुनिया में। फाइजर जैब प्रोवाइड्स लेस इम्यूनिटी टू ओमिक्रॉन अदर देन अदर वेरिएंट्स स्टडी। तो ओमिक्रॉन में फाइजर वैक्सीन जो है कम सुरक्षा प्रदान करती है। हम शुरू से ही कह रहे थे भारतीय वैक्सीन का कोई मुकाबला नहीं है। तब लोगों को लग रहा होगा शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, सरकार की बात है इसलिए बोल रहा हूँ। सरकार से कोई मतलब नहीं होता सर, परफॉर्मेंस बोलती है। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सब इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें यह नहीं पता कि हम अगला पल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज हम जो देश के लिए कर सकते हैं हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में सेना के जैसा अनुशासन लाएं, सिटी को वैसा बना, सरकारें इस बात को सुने और कंपलसरी करें। आर्मी ट्रेनिंग को कंपलसरी करें, डिफेंस की ट्रेनिंग को कंपलसरी करें। आप मत बनाइए ग्रेजुएट जब तक कि वो 2 साल या 3 साल की ट्रेनिंग करके आदमी नहीं आता। ये बहुत आवश्यक है इस देश के लिए, ये वक्त की मांग है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लंबी लड़ाई है, धैर्य के साथ लड़ना होगा। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत है, यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आज अफसोस ज़रूर है ना। ये दौड़ इसी प्रकार चलती रहेगी। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा भी हमको लड़ना है, देश के अंदर देश के बाहर, छुपे हुए लोगों से, टेक्नोलॉजी से, तमाम सारी चीज़ों से। अपने अपने फ्रंट संभाल लीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ कुछ देश के लिए, सेना के लिए कीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, वहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐप मेकिंग में, वहाँ कीजिए। जहाँ आप हैं, जिस जगह आप हैं, वहाँ देश के लिए सोचते रहिए, कुछ ना कुछ करने को ज़रूर मिलेगा। सेना के लिए सोचते रहिए, कुछ ना कुछ करने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सेना है तभी हम हैं, वरना हम नहीं रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा। यही लोग हैं जो
हमारे बॉर्डर्स को लगातार गार्ड करते हैं। और देश के बाहर से तो ये लड़ ले रहे हैं, देश के बाहर के दुश्मनों से। देश के अंदर के दुश्मनों से कौन लड़ेगा? वो तो आप ही लड़ोगे। पर आप लोग किसी और का रास्ता देखने लगते हो कि वो उड़न तश्तरी आएगी, उसमें से लोग निकलेंगे। आप लोग वो देखते हो ना, कहाँ है वो, कहाँ है ये। तो उड़न तश्तरी वाले लोगों को भूल जाओ आप। अपने को खुद को काम करना है, जहाँ है जैसे है उस जगह से काम करना है। कमर तोड़ मेहनत करनी है बॉस। पिक्चर देखने का समय नहीं है, घूमने जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इसको अपने दिमाग में बैठा ले उतना अच्छा होगा। कम से कम देश के लिए 2 घंटा तो रोज़ निकालिए, ज़्यादा नहीं तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका लाइफ बहुत लंबा होता है, स्किप करना पड़ता है। जिन लोगों के पास समय नहीं, जो देश का काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं, कम से कम इन्फॉर्मेशन ही ले लो और लोगों को दे दो। आप शॉर्ट कर लो उसको। कम से कम इन्फॉर्मेशन पे लगातार लगे रहिए, देश के लिए काम करते रहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और जनरल बिपिन रावत को हम सारे इस पूरे चैनल की तरफ से और तमाम जनरल बिपिन रावत के वो जो साथी है जो अमर हुए, उन सभी को हमारी तरफ से सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट। सर यू हैव डन योर जॉब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से भी। अगर गिला शिकवा किसी से तो बस नियति से है कि थोड़ा जल्दी हो गया। टाइमिंग इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो मित्रों, ये था आज का हमारा लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। और कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और सभी अपना ख्याल रखें और ये ज़रूर सोचिएगा कि आज हमने देश के लिए क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।